अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बस कुछ फरागत होती है और कोई ज़्यादा इतनी तैयारी करनी नहीं पड़ती है, बस एक मोबाइल सामने लगाना होता है और आपसे बातचीत शुरू हो जाती है। असल में वैसे तो एक पक्का इरादा कर लिया था कि अब इस कोरोना के मौजू पर कोई बात नहीं होगी। अब जो भी इसके मुतालिक सुनेगा, समझेगा, वो अब एक्सपीरियंस से ख़ुद अल्लाह ना करे कि आपके आसपास कुछ हो और फिर आपको अंदाज़ा हो कि ये क्या है और ये क्या कर सकता है। क्योंकि ईद पर चूँकि कुछ बहुत ही ख़ास रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ा, क्योंकि अमूमन ये होता है कि कहीं मैयत हुई हो, कुछ हुई हो तो जाना पड़ता है। तो 2-4 बड़े अहम रिश्तेदारों के यहाँ तो एक आम लोगों से मुलाकात का एक मौका मिला। तो अंदाज़ा कीजिए कि 80-90% पॉपुलेशन उसका वही जवाब होता है कोरोना के हवाले से जो मैंने उसका मौजू लिखा है। अरे सब ड्रामा है, सब बकवास है। और इस ईद के हवाले से ही मैं आपको बताता हूँ एक क़िस्सा कि हमारी अपनी बड़ी करीबी कुलीग हैं, तो उनके मैं किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, लेकिन एक सिर्फ सबक के लिए कि उनके हस्बैंड को कुछ ऐसे सिम्टम थे, कोई इतने ख़तरनाक भी नहीं थे। ख़ुद भी खैर वो बड़ा वो सोच समझ के फिर उन्होंने बड़ा पहले तो हिचकिचा रहे थे कि कराएं ना कराएं, टेस्ट कराया, टेस्ट में कोविड-19 पॉजिटिव आ गया, तो वो घर पे ही अपने क्वारंटाइन हो गए। अच्छा, घर पे क्वारंटाइन इस तरीक़े से हो गए कि सिर्फ कैफ़ियत ये थी कि कुछ कमज़ोरी, नकाहत और ये सारी चीज़ें, और ये बिल्कुल करीबी कुलीग की मैं बात कर रहा हूँ जिससे मेरी टॉकिंग टर्म्स हैं। तो उसमें फिर वो लकीली उनको एक सैचुरेशन प्रोब होता है। सैचुरेशन प्रोब ये होता है कि वो इस तरह से उंगली को ऐसे पकड़ लेता है और उस पे नंबर लिखा हुआ आ जाता है कि आपकी जिस्म में ऑक्सीजन की मकदार क्या चल रही है। तो उसमें इस दौरान ये हुआ कि वो रोज़ाना चेक करते थे, एक दिन वो 80% के करीब वो सैचुरेशन है और ख़ुद उनको कोई ऐसी अलामतें खुदा न खास्ता नहीं हो रही हैं जिससे कोई शुबा हो। ये बड़ा अनयूजुअल होता है हमारे लिए, क्योंकि 90% से कम सैचुरेशन पे ज़िंदगी का जारी रहना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो खैर वो उनको जल्द हस्पताल वगैरह ले जाया गया, एक्सरे किए गए, तो एक्सरे में वो दोनों तरफ बिल्कुल वो रूई के गाले बने हुए हैं। बहरहाल वो फिर एक वेंटिलेटर की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। मसनूई तनफ़ुस एक ऐसी होती है जिसे हम बाईपैप ये कहते हैं या सीपैप कहते हैं कि प्रेशर से सांस लिया जाता है, और माशाल्लाह वो अब रूबा सेहत हैं। तो दोस्तों अमूमन अब बड़ा कॉमन ये फैक्टर बन गया है कि हर आदमी यही कहता है ये सब ड्रामा है, और हर रोज़, और इसके हवाले से कोई भी जो आदमी इसके बचाव के लिए, इसकी हिफाजती तदबीर के लिए, इसके मुतालिक कोई भी बात करे, उसको गालियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। इसलिए मैंने यही इरादा किया था कि अब वो वक्त गुज़र गया है कि आप कोई भी बात इस हवाले से करें अब। और ये हमारे भी अपने, जब हम कुलीग्स एक साथ बैठते हैं, चूँकि हम मरीज़ देख रहे होते हैं और आवाम का रवैया, ये बिहेवियर देख के अब दिल यही चाहता है, यही कहें कि यार इन तमाम लोगों को इनके हाल पर छोड़ दो, जैसा हो रहा है होने दो, अल्लाह मालिक है। और फिर आपको ख़ुद अल्लाह ना करे कि ये इतना तेज़ी से फैले कि आपको अपने जब आस-पास सुनाई देता है ना, और इसमें क्या चीज़ बड़ी ख़तरनाक अब देखने में आ रही है कि अलामतें नहीं हैं। अलामतें कब आने लगती हैं? जब वो ऑक्सीजन सैचुरेशन इतनी ज़बरदस्त किस्म की ड्रॉप होने लगती है। और मैं उन लोगों से भी कहूँगा जो इसमें सेल्फ़ क्वारंटाइन होते हैं, घर पे होते हैं, वो ज़रूर अपने पास वो सैचुरेशन प्रोब ज़रूर रखें। वो सैचुरेशन मीटर कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, किसी भी मेडिकल की दुकान से मिल जाएगा। जब भी आप सेल्फ़ क्वारंटाइन हो रहे हो तो वो प्रोब ज़रूर रखें, और वो प्रोब से रोज़ाना अपनी सैचुरेशन चेक करते रहें। और यकीन मानिए अब वो हालात हो गए हैं, एक तो वैसे ही वेंटिलेटर्स अस्पतालों में मिलना आसान नहीं हुआ करता था। ये मैं नॉर्मल दौर की बात बता रहा हूँ। वेंटिलेटर्स हमेशा फुल रहते हैं, बहुत 10-20% वेकेंट होते हैं, और अब वो हाल हो गया है कि वेंटिलेटर मिलना वाकई मुश्किल हो गया है। और हम जिनको अल्लाह ने इस
बीमारी से महफूज रखा हुआ है, वो सेहत की हालत में है, उन्होंने इसको मजाक बनाया हुआ है और उसके मुतालिक बात करने वाले को भी मजाक बना देते हैं। बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। और ये तो ऐसा किसी को ठीक है, लोगों में ये ज़रूर है कि बाकी तमाम नेशन में ये ज़रूर हो रहा है कि भाई इसके लिए लॉकडाउन ना करें, इसके लिए आज़ादी रखें, और जो यानी हिफाजती इक़दाम हैं वो इस हद तक रखी जाएं। ये तो तमाम नेशंस में है, एक्सेप्टेबिलिटी सब में है, लेकिन वहाँ बाकी दुनिया में, अमेरिका में, इटली में, चाइना में, हर जगह झगड़ा इस बात का था कि हिफाजती इक़दाम बहुत ज़्यादा सख्त ना किए जाएं, थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी दी जाए। हम वो वाहिद हैं जहाँ लोग ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि ये कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपके घर के किसी करीब या आसपास, और अब वो दौर शुरू हो गया है कि आप सुनना शुरू करेंगे। खुदा ना करे, अभी भी वक्त है कुछ, किसी हद तक कुछ, क्योंकि हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता ये वबा कब तक रहेगी, किस तरह बढ़ेगी और क्या क्या करेगी, ये अल्लाह जानता है। और देखें, किसी कौम के ज़वाल का ये बहुत बड़ा असबाब होता है कि जब उसके पास कोई ख़बर लाई जाए तो वो बग़ैर तहकीक किए, यानी जब वो कोई कौम इस दर्जे जहनी सलाहियत उसकी इस दर्जे कम हो जाती है कि वो हर लल्लू पंजू जो खड़ा होता है और कोई भी बात कहता है, क्योंकि वो उसके जहन को कबूल कर रही होती है वो बात, उसको वो ठका ठक आगे पहुंचाता है और सही बात करने वाले को जलील और रुस्वा करता है, और सोर्स को ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करता। ये कौम की ज़वाल का बहुत बड़ी निशानी है। और आज हमारे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, और समझदारी ये नहीं है कि आपने डिग्रियां हासिल कर ली हैं, समझदारी ये है कि आप किसी बात को उस जस्टिफिकेशन से, उस सोर्स से उसको परखें, उसको खुद एनालाइज करें और फिर देखें कि ये बात सही है या गलत है। हर रोज़ एक वीडियो वायरल हुई भी होती है, और ये तो बड़ा ज़बरदस्त वो मौका है कि जब आप कोरोना के ख़िलाफ़ बात करें, कोरोना को एक ड्रामा कह दें, कोरोना को एक मजाक बना दें, इस किस्म की वीडियो बनाएं, बस वो वायरल होगी। वो लोग धड़ाधड़ एक दूसरे को शेयर करेंगे, क्योंकि बाकी तमाम लोग तो पागल हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है और ये क्या क्या कर सकता है, और होना शुरू हो गया है वो सब कुछ। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कई ऐसे लोग जो बड़े ठीक ठाक थे, कुछ नहीं, एकदम से, और फिर इस पे झगड़ा के हमारे मरीज़ को कोरोना बना देते हैं। मेरे भाई, इस कोरोना की अलामतें इतनी अजीबो गरीब हैं कि किसी को सिर्फ उल्टी और बुखार हो जाएगा, ये भी कोरोना हो सकता है, किसी को सिर्फ निकाहत कमज़ोरी है, ये भी कोरोना हो सकता है। फिर कोरोना की मुख्तलिफ किस्में हैं, यानी एक सस्पेक्टेड कोरोना होता है। हम अपने तौर पे बहुत सी ऐसी जो ऑथेंटिक बीमारियां हैं जिनके टेस्ट साल से मौजूद हैं, कभी कभार वो कोई भी बीमारी टेस्टों में नहीं आती है, वो किससे अंदाज़ा की जाती है? एक नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ से, कि अब एक मरीज़ है, जैसे हमारे यहाँ टीबी बहुत कॉमन है, अब एक मरीज़ मेरे पास आता है, उसके फेफड़े में एक्सरे में करता हूँ, उसमें चंद निशानात नज़र आ रहे हैं, उसको उल्टी आई, उसको खांसी आई जिसमें थोड़ा सा खून आ गया, अब उसके टेस्ट सारे नेगेटिव हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और चीज़ है नहीं जो इस सिनेरियो में फिट बैठती हो। तो मैं टेस्ट नेगेटिव आने के बावजूद भी कहता हूं कि यार तुम्हें टीबी लग रही है और तुम्हें टीबी की दवा देनी चाहिए। तो ये मुमकिन नहीं है कि हर बार आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा तभी आपको, कभी कभार आपके टेस्ट फॉल्स नेगेटिव आते हैं कि मर्स तो है लेकिन हमारे टेस्ट, क्योंकि यार ये भी तो समझो ना कि ये सारा जो भी जरिया इस मर्स को पकड़ने के लिए, इसके इलाज के लिए, इसके तरीक़ेकार के लिए, इसकी हिफाजती तदाबीर के लिए किसने बनाया? ये मुशाहिदात से ही बना हुआ है कि जो भी एक्सपीरियंसेस, और ये वायरस आया कब है? आए हुए इसको अभी 6-8 महीने हुए हैं, तो उन चाइनीज़ के एक्सपीरियंसेस से, फिर उसके बाद बाकी दुनिया के एक्सपीरियंसेस से, इसको रोज़ाना के बेसिस पे तमाम साइंसदान, तमाम डॉक्टर, तमाम यानी उसमें लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं कि ये मालूम करते रहें कि इसकी क्या क्या, किस तरह ये फैला, किस तरह मज़ीद फैल रहा है और क्या हम कर सकते हैं। और उसमें जाहिर सी बात है, जब हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पे आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपका ख्याल क्या होता है? आपकी कोशिश ये होती है कि हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पे हर वो ज़रिया
जिससे इससे फैलने की वजह बन रहा है उसको कर्ब कर लें। और लोगों ने देखा कि चाइना ने वो एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट वे में इसको किया तो उन्होंने काबू कर लिया। बाकी इस पे जितने भी एतराज़ उठाए जाते हैं वो तस्वीर का एक रुख होता है जो ठीक भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फ्लू बिल्कुल वैसे ही फ्लू है, ये वैसे ही जैसे एक आम नज़ला ज़ुकाम होता है। लेकिन हम ये जान चुके हैं कि एच इन्फ्लुएंजा का वायरस किस तरह आता है, किस हद तक फैलता है, कितनी तबाही करता है और ये करके वो चला जाता है, उसके बारे में हमें पूरा पता है। इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हर जगह हर रोज़ एक नई इसके बारे में चीज़ पता चलती है और उससे हम पिछले एक्सपीरियंसेस में इसमें कोई दो राय नहीं कि ये आम फ्लू की तरह एक फ्लू है, लेकिन इतनी तेज़ी से फैलता है और आपने सब ने इसको विटनेस किया है कि घर में एक आदमी को हो गया तो 6 आदमियों को ठक 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 पॉजिटिव निकल आता है। अच्छा, अब लैब्स जो इसके टेस्ट कर रही हैं वो भी अभी नई नई है, सारे ये सिस्टम है। एक साहब उठ के बैठ के कह रहे हैं कि जो उससे पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव आने के बाद इसका टुकड़े में आ जाए तब भी पॉजिटिव आता है, और अगर ये पूरा वायरस हो तब भी पॉजिटिव आता है। तो मेरे भाई, तुम जब वो पॉजिटिव आएगा तो तुम बता सकते हो कि ये टुकड़ों वाला पॉजिटिव है या पूरा वायरस वाला पॉजिटिव है? आप बता सकते हैं? भाई पीसीआर होता ही यही है। पीसीआर क्या चीज़ है कि एक छोटा सा टुकड़ा डीएनए का, आरएनए का वो पिक करता है और वो मशीन वैसे और रेप्लिकेट करके बना देती है बहुत सारे, जिससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस मरीज के जिस्म में ये वाला वायरस मौजूद है। अब वो दबा के वो वीडियो वायरल की जा रही है कि वो साहब कह रहे हैं कि ये जो बड़ा फिगर बना के पूरा कि ये टुकड़ों में हो वायरस, बिल्कुल टुकड़ों में टूट चुका हो वायरस तब भी आपका डिटेक्टेड आएगा, और वायरस पूरा हो तब भी डिटेक्टेड आएगा। तो भाई तुम बता दो कि अगर ये डिटेक्टेड आएगा कि ये टुकड़ों में टूटा हुआ वायरस है या पूरा वायरस है। जैसे आपके घर में कोई खटखट हुई है और आप परेशान हो गए कि कोई डाकू आ गया है, तो फिर वो चूहा भी हो सकता है, वो डाकू भी हो सकता है, लेकिन आप क्या कहेंगे? आप डाकू समझेंगे ना, डाकू समझ के उसके फिर अब आइंदा ख्याल रखेंगे वो चला गया, कोई चीज़ ले गया। तो यार ऐसी कंफ्यूजन फैलाएं, क्यों फैला रहे हैं? आप अपने आप को उस दर्जे में क्यों ले जा रहे हैं? ईद के मौके पे मैं बाहर गया हूँ तो एक बुज़ुर्ग, मेरे वाले साहब साथ थे, वो हाथ मिला दिया, उन्होंने बढ़ा लिया। अब मैंने उनको समझाया कि ये बूढ़े आदमी हैं, हाथ ना मिलाएं, पता नहीं खुदा न खास्ता इनको कुछ लग जाए। तो वो मुझ पे ऐसा गर्म हुए कि ये सब यहूदियों की साजिश है। तुम क्या समझते हो कि इतने बड़े ईदगाह में किसी के हाथ मिलाने से इस बरकत जगह पे क्या वायरस फैल जाएगा? यार अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने कभी मादी ज़राए से आपको मना नहीं किया है। और यकीन मानिए ये वही बातें थीं मज़हब के हवाले से जिन्होंने मगरिब को मज़हब से बिल्कुल एक दूसरी तरफ ले गए। मज़हब को साइंस से लड़ाए नहीं। मज़हब हमेशा, और स्पेशली हमारा मज़हब दीन इस्लाम तो वो हक़ानियत वाला मज़हब है जो हर साइंटिफिक फैक्ट को हमेशा कॉम्प्लीमेंट करता है, कभी उसके सामने खड़ा नहीं होता है। ये तो हमने मज़हब की गलत तशरीहात करके उसको बहुत सारे मौक़ों पे साइंस के सामने खड़ा कर देते हैं, जिससे फिर उन दुनियादार लोगों को वो मौका मिलता है जो वो मगरिब के साइंसदानों ने कलीसा और बिशप और अपने पोप्स के अगेंस्ट एक पूरी तहरीक चलाई थी कि मज़हब को ज़िंदगी से अलहदा रखा जाए। दुनियावी मामलात अलग हैं और मज़हब इंसान का ज़ाती मामला है। ये हम कर रहे हैं मज़हब की गलत तशरीहात करके। मज़हब को कभी भी गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें, उसमें मज़हब का नुकसान होगा। साइंटिफिक फैक्ट अपनी जगह है और मज़हब कहीं भी साइंटिफिक फैक्ट से नहीं टकराता है। साइंटिफिक थ्योरीज और मज़हब में हम क्या मानते हैं? हम कुरान और सही हदीस को बस मानते हैं। आपकी इंटरप्रिटेशन को हम नहीं मानते कि आप जो कुछ किस तरह से इंटरप्रेट करके, और ऐसा हुआ है कि आपने रेलगाड़ी को ख़राब कहा, आपने स्पीकर जब आए तो उनको क्योंकि ये अंग्रेज़ ने बनाए। वो भाई इस दुनिया को जो भी आगे लेके जा रहा होगा, जो इस दुनिया में तहकीक कर रहा होगा, फ़िक्र कर रहा होगा, नई चीज़ें, वो दुनिया को आगे लेके जाएगा। हमें उसके पीछे चलना होगा। या तो हम तहकीक करके लाएं,
हम क्या करते हैं, छोटे छोटे वो टोटके, अपनी घड़ी हुई बातें, उनको आगे बढ़ा के खुश हो जाते हैं कि ये जरिया है। तो बराए मेहरबानी, ये मैं सिर्फ इसलिए जज्बाती हो रहा हूं, मैं लोगों के रिस्पॉन्स देख के आज फट पड़ा हूं। लोग इस कदर पढ़े लिखे होकर आप ये नहीं समझ रहे, दुनिया में किसी को तो आपको स्टैंडर्ड बनाना होगा। WHO को गालियां सुना रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया के हेल्थ के इश्यूज को कंट्रोल करती है, और नए नए तरीकों से नई एक थ्योरीज आ जाती हैं, हर दिन एक नई थ्योरी आ जाती है कि ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। अल्लाह ना करे आपके आसपास किसी को हो जाए, अल्लाह ना करे। और अब आप देखना शुरू करेंगे, सुनना शुरू करेंगे अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा होना शुरू हो गया क्योंकि हमने एहतियात नहीं की। ईद के बाद तो वो हाल हो गया है कि आप सोच नहीं सकते। और मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने भी इसको सिर्फ सियासत का जरिया बनाया, कोई सब्सटेंशियल काम नहीं किया इस हवाले से। ना तो वो खुद एक पेज पे आए, ना कौम को एक पेज पे इसकी सीरियसनेस से आगाह किया। उन्होंने सिर्फ इसको सियासत का जरिया बनाया। जो करने के काम थे वो नहीं किए, जो नहीं करने के काम थे वो किए। मजहब से मार धाड़, इमाम को वो कर देना, ये कर देना, एक क्रिएट कर दी कंट्रोवर्सी कि ये सब कुछ कंट्रोवर्शियल है। एक आदमी उसमें नरमी की बात कर रहा है इस नियत से कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चले, दूसरा आदमी उसके अगेंस्ट चल रहा है और फिर ये सोच रहा है कि ये जो कर रहा है इसके बदले और बढ़े, ताकि इसको मैं बदनाम कर सकूं कि ये, ओ भाई, इसमें अगला कदम क्या लेना है ये कोई नहीं जानता। खुद हम परेशान हैं, जिंदगियां स्टैंड स्टिल हुई हैं। लॉकडाउन, बिल्कुल लॉकडाउन में नरमी की जरूरत थी, लेकिन लॉकडाउन में नरमी का मतलब ये नहीं था कि वायरस खत्म हो गया, अब आप जो चाहे करते फिरें, जिस अंदाज से चलते फिरें। बाजारों का हाल आप लोगों ने देख लिया। ईद के मौके पे लोगों क्या, मैंने मस्जिदों में जाके लोगों से मुलाकात में वो सब हाल देख लिया। यानी वो तो बड़ा तंजिया अंदाज से जो मिलता है मुझसे, वो कहता है हाँ भाई डॉक्टर साहब आप तो ऐसे करके मिलेंगे ना, आप तो गले नहीं मिलेंगे, आप तो हाथ नहीं मिलेंगे, हम तो मिलेंगे भाई, ये तो कुछ नहीं है, सब ऐसे ही ड्रामा है, लोगों ने फैलाया हुआ है। बिल्कुल फैलाया हुआ है, मौजूद है। जब तक कि आप इसको नेगेटिव ना कर दें, खत्म ना कर दें, ये है मौजूद। और बिलीव किसको करें? साइंटिफिक फैक्ट को, अफवाहों को बिलीव ना करें। इस वक्त क्योंकि हम बड़े खुदगर्ज हैं, हम बहुत खुदगर्ज हैं। खुदगर्जी इस मानों में कि चूंकि अभी वो नफ्सियात चल रही है पाकिस्तानी पॉपुलेशन में, 80-90% लोगों की नफ्सियात ये चल रही है कि वो कोरोना के अगेंस्ट बात सुनना चाहते हैं, कोरोना के मुखालफत में कुछ सुनना चाहते हैं। तो बाज़ाब्ते ऐसी वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि इससे हमारी रेटिंग बढ़ जाएगी। रेटिंग है कि व्यूअरशिप बढ़ेगी, लाइक बढ़ेंगे, शेयर बढ़ेंगे, और उसको दबा के शेयर करते हैं अपनी वॉल्स पर। क्यों? सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए। इसके असरात जो हो रहे हैं आम आवाम पर और उसके नतीजे में जो कुछ वो भुगतने जा रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। बहुत जो कुछ नज़र आ रहा है ये तो अल्लाह का करम है कि अभी तक वो वाली चीज़ हुई नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता वो चीज़ शुरू हो गई तो आप परेशान घूमेंगे, मरीज ले लेके घूम रहे होंगे और कहीं आपको बेड मिलने को तैयार नहीं होगा, कहीं वेंटिलेटर नहीं मिलेगा। और अब वो मामला शुरू हो गया है क्योंकि जब किसी का कोई आदमी बीमार होता है तो कॉल हमें आती है ना, हमें पता है कि अब हालात क्या चलना शुरू हो गए हैं, कि वो मुसीबत, वो मसाइल जिसका खौफ था वो सब कुछ शुरू हो रहा है। तो अब ख्याल बहुत कर लें, बहुत ख्याल कर लें। ये कोई नहीं कह रहा कि घरों में कैद होके बैठ जाएं, लेकिन बराए करम इसको सीरियस लें। इसको मजाक, ड्रामा, साजिश, ये सब, अबे भाई ये किसकी साजिश होगी और किसके खिलाफ होगी और क्यों होगी? बड़ी बड़ी मईशतें, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके बट्टे बैठ गए जिनके पास इतना पैसा है। एक बिल गेट है दुनिया में क्या, ये सारी इंडस्ट्री, टूरिज्म की इंडस्ट्री, एयरलाइन की इंडस्ट्री, ये सब क्या हाथ पे हाथ धरे बैठते हैं कि इनके पास साजिश करने के जरिए नहीं है क्या कि वो इस साजिश का तोड़ कर लेते? कि अगर एक बिल गेट ने ये साजिश कर ली है, या दवाई की कंपनियों ने वैक्सीन बनाने के लिए साजिश कर ली है, या लेबॉर्ट्रियों ने अपनी लैब चलाने के लिए साजिश कर ली है, तो बाकी ताजिर, जितने और बिजनेसेस में लोग इन्वॉल्व हैं, वो हाथ में हाथ धरे हैं। उनके मुंह पे किसी ने टेप लगा दी है कि वो इसको आसानी से सह लें।
ओ भाई ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। ये असल में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या होती है, इंसान एक्सेप्ट करने के स्ट्रेस को, हकीकत का सामना करने के लिए जब इंसान तैयार नहीं होता है तो वो ये जरिए ढूंढता है, ये बातें ढूंढता है, ये बातें करता है और इनको फैलाता है और इनकी तरवीज करता है, और वो फिर जरिया बनती हैं सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी का। ठीक, और उसमें बहुत ख्याल रखना है, बहुत ख्याल रखना है। लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, और हम चूँकि अपनी आंखों से इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इस पर भी मेरे बहुत से भोले दोस्त जो हैं वो गालियाँ भी देंगे, मुझे बुरा भला भी कहेंगे, मुझे यहूदियों का एजेंट भी कह दें, मुझे इसका साजिश का हिस्सा भी कह दें। ओ भाई, आप जितनी भी आप वीडियोस उठा के देख लें जो इसके अगेंस्ट बनी हुई हैं, वो विदाउट एविडेंस है, विदाउट सपोर्ट है, विदाउट कंक्रीट फैक्ट हैं, और किसी ऑथेंटिक आदमी की नहीं है। सिर्फ एक टाई लगाने से कोई आदमी ऑथेंटिक नहीं हो जाता कि वो बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहा है और सही कर रहा है और उसको दबा के फैलाओ। ओ भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अच्छी बात इस मर्ज़ में ये है कि 80-90% लोगों में सिर्फ अलामतें होती हैं, जानलेवा पेचीदगियाँ नहीं होती हैं। जो 2-3% में जानलेवा पेचीदगियाँ होती हैं, लेकिन अगर ये टोटल काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जैसे अभी हो रहा है रोज़ाना के हिसाब से 1000, 1500 न्यू इन्फेक्टेड लोग, इसके बावजूद कि आपकी टेस्टिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत कम है, वो आते जा रहे हैं। तो जब ओवरऑल नंबर बहुत बढ़ जाएगा तो फिर आपका जो क्रिटिकल इल नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उसमें फिर संभालना बिल्कुल आपके बस से बाहर हो जाएगा। बाकी ये बात ज़रूर है कि जाहिर सी बात है, अब ये मुस्तकिल चीज़ है तो इसके साथ जीना है। जब इसके साथ जीना है तो जब आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई डिसिप्लिन नेशन नहीं है, ना हमारे हुक्मरान डिसिप्लिन है, ना हमारे माल बाकी ब्यूरोक्रेसी डिसिप्लिन है कि वो सोचे कि भाई क्या किया जा सकता है। अब देखें, बाज़ारों को खोल दिया था, ये कितना अच्छा मौका था कि बाज़ारों से आप नाजायज़ तजावुज़ात, ठेले मेले ये सब हटा के उनको आप मैदान में ले जाते या किसी खुली जगह पे एक ओपन बाज़ार लगवा देते। इसी ईद के दौरान नहीं सोच आई। उसी तरह ठेले वेले बाज़ार बड़ी दुकानों के साथ लगे हुए हैं, जहाँ चलने की जगह नहीं है फुटपाथ पे, वहाँ पे तजावुज़ात भी लगे हुए हैं। भाई किसने आपको रोका था? पूरी मार्केट ही बंद थी ना। जब मार्केट खुल रही थी तो वहाँ से तजावुज़ात हटवा देते और कहते कि ये लोग जो ठेले बेले ये वाले लोग हैं, ये ओपन मैदान में आ जाएं, उनको आप टेंट वेंट दे देते, स्पेशियस जगह दे देते। तो यही 3 दिन जो ईद के थे, जो एक हुल्लड़बाजी थी, लोग एक दूसरे में तिल धरने की जगह नहीं थी, इसको जब आप स्प्रेड आउट कर देते तो क्या आप अपने तौर पे थोड़ा सा मसाइल को कम ना कर सकते थे? तो हमारी सोच टॉप से बॉटम तक सिर्फ बस एक अहकाम जारी कर दो, ये बंद कर दो, ये खोल दो। ओ भाई, पूरी पॉलिसी लाओ, किस तरह, किस लेवल पे, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, जिसके जरिए से रश भी ना बढ़े और काम भी चल पड़े। और अब माशाल्लाह काफ़ी लोग डिजिटल चीज़ों पे शिफ्ट हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो उसको अब इनकॉर्पोरेट किया जाए, ज़िंदगी में बढ़ाया जाए। लेकिन एट द एंड में यही कहूँगा कि इसको ड्रामा न समझें, इससे एहतियात उसी तरह जारी रखें, ख़ास तौर पे अपने बच्चों को, बड़ों को। और इसके साथ जो हुकूमती मामलात करने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि ईज़ आउट करना है, इससे हमें निकलना भी है। ऐसा सिस्टम बनाएं कि चीज़ें खुलनी शुरू हों, स्लो, प्रोग्रेसिव, डिसिप्लिन। उनमें फिर हर लेवल पे हर इंसान, इनफरादी लिहाज से भी, घर की सतह पे भी, किसी की दुकान है तो दुकान की सतह पे, किसी का बिजनेस है बिजनेस की सतह पे, किसी का ऑफिस है तो ऑफिस की सतह पे, वो तमाम SOPs उनको बताई जाएं और उनके साथ पार्टनरशिप की जाए। उन पे अथॉरिटी बन के डंडे नहीं बरसाने हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करना है, उनको समझाना है, समझा के, बता के और फिर लेके आगे चलना है। अगर ये सब कुछ नहीं किया तो अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा। अल्लाह करम करे इस कौम पर, जो, और मुझे तो दुख इस कौम की जहनीत पे, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, उस पे होता है कि किस तरह ये हर उड़ता तीर, जैसे कहते हैं ना, वो ऐसे पकड़ लेना, ले लेना कि जो मर्जी तुम इसमें उड़ा दो, यहाँ लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग। तो बराए मेहरबानी मेरे दोस्तों, अपनी हिफाजत करें, अपने घर वालों की हिफाजत करें, पूरी कौम की हिफाजत करें। प्लीज़ इसको समझें, ये मजाक नहीं है।
डॉक्टर्स जिस तरह इससे अब आप उनसे लड़ रहे होते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में एक अजीब ड्रामा बना दिया है कि भाई उनका भी एक सिस्टम बना हुआ है, वो गवर्नमेंट के एसओपी के तहत काम कर रहे हैं, वो मजबूर हैं, कोई भी सस्पेक्टेड कोरोना होगा उनको उसको उसके मुताबिक डील करना है। वो किस तरह अपने बाकी मरीजों के साथ उसको होगा क्या? फिर आपके मरीज को ईआर से भी अब डॉक्टर हॉस्पिटल अंदर नहीं आने देगा। अगर आप इस तरह एक मजाक बना लिया है कि जहां कहीं कोई बात कोरोना के हवाले से, तो वो एक वीडियो बनाता है, चीखता है, चिल्लाता है उसका अटेंडेंट। मेरा तो ख्याल है कि इस पे हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए कि अब अस्पतालों में तोड़ फोड़ या किसी तिब्बी अमले को मारपीट की गई उस पर कोई, भाई वैसे तो हम कितने ऑर्डिनेंस ले आते हैं, इस पे कानून साजी होनी चाहिए क्लियरली कि अस्पताल में किसी ने भी कोई वर्बल अब्यूज़ किया या फिजिकल अब्यूज़ किया किसी भी तिब्बी अमले को, भाई आपके पास 1000 जरिए हैं जहां से आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। ये क्या मजाक बना लिया है कि किसी भी अस्पताल में जाओ, डॉक्टर अमले को ब्लैकमेल करना शुरू कर दो, चीखना कर दो, चिल्लाना कर दो। आपको सिर्फ 4-5 लोग चाहिए, बस 4-5 लोग चीखें चिल्लाएं, एक चीज आप तोड़ें, आप उनको डिप्रेशन में ले जाओ, वो इलाज करेंगे। इनका असल ओनर्स जो होते हैं उनको इससे मतलब नहीं होती है 5 दिन की कमाई के लिए या 6 दिन या हफ्ते 10 दिन के, उसके लिए वो अस्पताल भी बंद कर सकते हैं। तो आप यकीन मानिए आप परेशान हो जाएंगे अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपने हॉस्पिटल्स बंद कर दिए तो अब आपको कहीं इलाज करने के लिए अस्पताल भी नहीं मिलेगा। इमरजेंसी के बाहर ही वो अपने लोग खड़े कर दिया करेंगे और इस तरह अंदर भी नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारा रवैया बिल्कुल एक जो है जंगल का रवैया बन गया है। किसी की बात सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है, एक मजाक बना लिया है, क्योंकि कम्युनिटी में इस बात को फैला दिया गया है कि ये एक ड्रामा है। अब डॉक्टर लैब का डिपेंडेंट होता है, लैब अलग होती है, यानी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स पूरा सिस्टम है जिसको समझो, समझ के फिर आगे फैसला करो। उस डॉक्टर की बात समझो कि अगर वो सस्पेक्ट कर रहा है कोरोना और इस दौरान आपके मरीज की खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है तो आपकी हिफाजत के लिए है कि मैयत को उन तमाम चीज़ों के साथ रखते हुए उस तरह से वो किया जाए। बहरहाल ये ऐसी बातें हैं जिन पे जितनी बहस की जाए कम है। एंड फाइनल कमेंट, फाइनल लाइन ये है कि ये चीज़ मौजूद है। आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें, मत माने। अब तो हमारा डॉक्टर कम्युनिटी में अक्सर लोगों का तो ये ख्याल है छोड़ दो यार इस कौम को इसके हाल पर, लेकिन फिर भी एकदम से दिल में दर्द उठ जाता है कि अल्लाह ना करे कि ये मुसीबत बढ़ती जाए। तो उस लिए आपके सामने आ जाता हूँ और बात कर लेता हूँ। मुझे यकीन है कि इस कमेंट में मुझे बहुत गालियाँ पड़ेंगी, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन शायद किसी एक आध का भला हो जाए। जज़ाकल्लाह बहुत बहुत आप लोगों के सुनने का, बहुत शुक्रिया।